एवरीवन, विशाखा दिस साइड एंड वेलकम बैक टू इज माई प्रेप। आज हम पढ़ेंगे एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये एनसीएफ है क्या? एनसीएफ अगर हम सीधे शब्दों में समझते हैं तो एक डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट जैसे कि हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स होते हैं नॉर्मली, वैसा ही एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्या लिखा गया है, जिसके अंदर गाइडलाइंस दी गई हैं बच्चों की पढ़ाई को लेके। जो बच्चों का एजुकेशन सिस्टम है, जो बच्चों को बुक्स पढ़ाई जाती हैं, जो मेथड्स ऑप्ट किए जाते हैं, उनको लेके क्या लिखी गई है, गाइडलाइंस लिखी गई हैं। और इसका रेफरेंस लिया गया था श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक एस्से था, एक निबंध था, सभ्यता और प्रगति। वहाँ से एनसीएफ का रेफरेंस लिया गया था और इसका जो इनिशिएट किया था वो किया था प्रोफेसर यशपाल जी ने इसका इनिशिएट किया था। और इनकी ही चेयरमैनशिप के अंदर एनसीएफ को बनाया गया है बाय एनसीईआरटी। ठीक है, चलिए इसके बारे में कुछ आगे इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये जो एनसीएफ 2005 है ये 4th एनसीएफ है। इससे पहले 3 एनसीएफ आए हैं। कौन कौन सी ईयर में? 1975, 1988 और 2000। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही, उनमें कुछ ऑब्जेक्शंस उठाए गए, इसीलिए इनको रिवाइज करना जरूरी था। और अब जो एनसीएफ वर्क करता है वो करता है एनसीएफ 2005। इसके अंदर क्या है, गाइडलाइंस दी गई हैं सिलेबस को लेकर, टेक्स्ट बुक को लेकर और टीचिंग प्रैक्टिसेस को लेकर। मतलब बच्चों को सिलेबस क्या होना चाहिए, बच्चों को कौन सी बुक्स पढ़ानी चाहिए और बच्चों को कौन कौन से मेथड से, कौन से प्रैक्टिसेस से टीच करना चाहिए। एनसीएफ जो है वो 22 लैंग्वेजेस में या 22 लैंग्वेजेस या भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है और 17 स्टेट्स के सिलेबस को इसने अफेक्ट किया है। एनसीईआरटी ने क्या किया था? एनसीईआरटी ने 10 लाख रुपीस दिए थे, 10 लाख रुपए दिए थे सभी स्टेट्स को, जिससे कि वो क्या करें, एनसीएफ को प्रमोट करें अपनी भाषा में, मतलब अपनी भाषा में उसे अपनाएं और साथ ही में जो उनका प्रेजेंट का सिलेबस था उससे भी वो उसे कंपेयर करें कि क्या क्या कमियां हैं, क्या कमियां नहीं हैं, क्या करना ठीक है। इसके लिए एनसीईआरटी ने सभी स्टेट्स को 10 लाख रुपए की रकम दी थी। कुछ मोटिव्स, एनसीएफ के क्या मोटिव्स थे उन्हें ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट मोटिव है, जो स्कूल के अंदर नॉलेज मिलती है बच्चों को, उसको बाहर की दुनिया से, जो स्कूल के बाहर की दुनिया है, बाहर की लाइफ है, उससे कनेक्ट करना। पहला मोटिव था कि जो स्कूल के अंदर नॉलेज मिल रही है वो नॉलेज इस टाइप से दी जाए कि वो बाहर की दुनिया से भी उसे कनेक्ट कर पाएँ। आप लोग देखते होंगे कि जब भी बच्चों को पढ़ाते हैं या आप लोग जब पढ़ते होंगे तो टीचर्स क्या करते हैं, टीचर्स एग्जाम्पल्स देते हैं। मतलब कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे और एग्जाम्पल्स देंगे रियल लाइफ को लेके। तो वो क्या है, कनेक्ट करना है नॉलेज को किससे, लाइफ आउटसाइड द स्कूल। दूसरा क्या है, रोड मेथड से शिफ्ट करना लर्निंग को। लर्निंग मतलब अधिगम को जो है वो रोड मेथड क्या है, जो बच्चे रटते थे, मतलब उन्हें कुछ भी पढ़ाया गया और वो सिर्फ रट रहे हैं, उन्हें कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें रटना है। इससे क्या करना, शिफ्ट करना। एनसीएफ कहता है कि बच्चों को रटना नहीं चाहिए, बच्चों को रटाना नहीं है, कोई भी चीज़ रोड मेथड का यूज़ नहीं करना है, उन्हें लर्निंग करवानी है, उन्हें उनकी जो क्या कह सकते हैं, उनकी जो समझ है उसे इम्प्रूव करना है, वो चीज़ों को समझें खुद से। नेक्स्ट है टू कनेक्ट एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। ये वही हो गया जैसे हमने पहला मोटिव देखा था, उससे ही रिलेटेड है कि एग्जामिनेशन इनटू क्लासरूम लर्निंग एंड मेक इट मोर फ्लेक्सिबल। मतलब एग्जामिनेशन का जो मोटिव है वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बच्चों को पेपर दिया, बच्चों ने किसी टाइप से भी लिखा और उन्हें मार्क्स देके बात खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन का मोटिव क्या होना चाहिए, एग्जामिनेशन को क्लासरूम लर्निंग से कनेक्ट करना चाहिए और उसे फ्लेक्सिबल भी बनाना चाहिए। मतलब जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो भी उन्होंने क्लासरूम में लर्न किया है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को सिर्फ पास या फेल से मतलब हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे बच्चे फेल हो जाते हैं बहुत बार 11th 12th में या 12th में, तो उन्हें क्या मिलता है, उन्हें दूसरा चांस मिलता है, वो कंपार्टमेंट दे सकते हैं, रीकंपार्टमेंट दे सकते हैं। तो क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी तो है? अगर पास फेल से ही सिर्फ मतलब होता तो एक बार फेल कर देते, बात खत्म होती, बच्चों को दोबारा पेपर देने होते नेक्स्ट ईयर। बट इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, जिससे कि बच्चों को क्या हो, प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ उन्हें उनका जो मोटिव है वो ये ना रह जाए पास या फेल का, इसे फ्लेक्सिबल बनाया गया है। और एग्जामिनेशन को किससे कनेक्ट करना है, क्लासरूम
लर्निंग से। एग्जामिनेशन में जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी वो किससे रिलेटेड होनी चाहिए, उनका कनेक्शन होना चाहिए क्लासरूम लर्निंग से। नेक्स्ट है टू एनरिच करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। ये कह रहे हैं कि एनरिच करना है करिकुलम को, करिकुलम क्या पाठ्यचर्या को इस टाइप से एनरिच करें, इस टाइप से डेवलप करें, उसका विकास करें जिससे कि वो टेक्स्ट बुक से बाहर जाए। मतलब सिर्फ जो नॉलेज है वो टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं होनी चाहिए। जो बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं सिर्फ नॉलेज वहाँ तक नहीं सीमित होनी चाहिए। जो भी पाठ्यचर्या है वो इस टाइप से होनी चाहिए कि वो बुक से भी बाहर जाए, रियल लाइफ में भी आके लोगों से कनेक्ट कर सके। जो बच्चे हैं वो बाहरी दुनिया से भी उसे कनेक्ट कर सके, इस टाइप से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट डेवलप एन, ये एन है, डेवलप एन ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न्स विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ द कंट्री। ये क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी आइडेंटिटी का निर्माण करना, एक ऐसी आइडेंटिटी को डेवलप करना जो कि एक सोशल एसेट्स भी कहलाए। मतलब बच्चों को इस टाइप से बनाना है, उनका इस टाइप से डेवलपमेंट करना है जिससे कि वो जो कंट्री है, जो डेमोक्रेसी है, उसमें वो क्या कर सके, अपना योगदान दे सके। मतलब वो एक सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए क्या बने, एक एसेट्स बने। ठीक है, ये क्या कहता है, ये इसका फिफ्थ मोटिव कहता है एनसीएफ का। नेक्स्ट फोकस। अब इसका क्या फोकस रहता है, एनसीएफ का जो फोकस है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो है लर्निंग विदाउट बर्डन। ये इनका एक सूत्र भी है, लर्निंग विदाउट बर्डन। एनसीएफ 2005 कहता है अधिगम बिना भार के। मतलब बच्चों को बिना भार के पढ़ाना है, उनके ऊपर कोई भी बर्डन नहीं डालना, उनको सिखाना है, अधिगम कराना है, बट किसके बिना, भार के बिना, बर्डन के बिना। नेक्स्ट है टू डिवेलप ए सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। बच्चों का जो सेल्फ रिलायंस की फीलिंग है, सेल्फ सफिशिएंसी की फीलिंग है, उसे डेवलप करना और उनकी डिग्निटी को भी डेवलप करना। मतलब बच्चों को ये फील होना चाहिए बच्चे सेल्फ सफिशिएंट बने, वो खुद से चीज़ें कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि टीचर ने सिर्फ क्वेश्चंस कराए, उनके आंसर लिखे, बात खत्म, बच्चे तो कुछ कर ही नहीं पाए। उनको क्या होना चाहिए, वो आत्मनिर्भर बने, उनके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी की फीलिंग आए, उनकी डिग्निटी भी क्या हो, डेवलप हो। ठीक है, नेक्स्ट टू डिवेलप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या होती है, जिसमें जो बालक है वो केंद्र रहता है, वो सेंटर रहता है। तो ये बोलते हैं कि शिफ्ट करना है टीचर सेंटर्ड अप्रोच से चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। मतलब बच्चे को केंद्र मान के पढ़ाई करानी है, बच्चे को डेवलप उस टाइप से करना है कि जहाँ पे बच्चा केंद्र हो, बच्चे का निर्माण हो सके, बच्चे का डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट स्टैंडर्ड करिकुलम फॉर ऑल। मतलब जितना भी करिकुलम है, जो भी पाठ्यचर्या है, वो जो स्टैंडर्ड वाली पाठ्यचर्या जो बनाई गई है वो क्या हो, वो सबके लिए होनी चाहिए। उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कास्ट को लेके, सेक्स को लेके, रिलीजन या जेंडर को लेके कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को एक जैसा करिकुलम प्रोवाइड करना चाहिए। नेक्स्ट अब देखिए लर्निंग एंड नॉलेज। लर्निंग एंड नॉलेज में क्या है, तीन टाइप के इसमें चीज़ें बताई हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन और कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। इसको एक सेकंड के लिए रोक लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन होता है समावेशी शिक्षा, ये आप लोग पढ़ेंगे आगे भी, आपने कई बार सुना भी होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है, इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड जो वर्ड आ रहा है ये इंक्लूड से करिए। मतलब ये कहता है कि सभी टाइप के बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। अगर कोई बच्चा डिसेबल है, उसमें कुछ कमी है, तो भी उसे उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ाना चाहिए जो बच्चे बिल्कुल ठीक है। तो इंक्लूसिव, सबको इंक्लूड कर लो, जितने भी बच्चे हैं, जिस टाइप के भी बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बच्चों को एक साथ समावेश करके, इंक्लूड करके इंक्लूसिव एजुकेशन उन्हें देनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब जैसे आप लोगों ने वर्ड सुना होगा कंस्ट्रक्शन, ये वहाँ से ये वर्ड बना है कंस्ट्रक्टिव। मतलब बच्चों का निर्माण करना। ये क्या कहती है, ये अप्रोच, ये लर्निंग क्या कहती है, ये कहती है कि बच्चे जो हैं वो क्या करें, अपने आप अपनी लर्निंग का, अपना डेवलपमेंट करें, अपनी एजुकेशन का। मतलब वो खुद ही से निर्माण करें, अपने ही दिमाग में, उनके पास सब कुछ है, उनके पास सारी क्या है, सोच समझ है, तो वो उसका अपने आप ही कंस्ट्रक्शन करें, अपने आप ही रचना करें लर्निंग की। नेक्स्ट क्या है, उनको इतना ज़्यादा डेवलप बनाया जाए, उनकी समझ को इतना ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, डेवलप किया जाए, जो बच्चे खुद ही सबको सोच पाएँ, समझ पाएँ। आगे देखते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट देख सकते हैं, इसमें 4 टाइप के डेवलपमेंट आ गए।
जो कि सारे ही हैं, स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। तो क्या कहता है होलिस्टिक डेवलपमेंट कि बच्चों का हर टाइप में डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या इमोशनली या फिजिकली या मेंटली। नेक्स्ट है, हाँ जी, नेक्स्ट है जेपी नायक हैज डिस्क्राइब्ड इक्वालिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज द एक्सक्लूसिव ट्राइंगल। अगर हम ये ट्राइंगल देखते हैं तो जेपी नायक जी ने क्या बोला है कि इक्वालिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये क्या है, ये एक एक्सक्लूसिव ट्राइंगल है। अगर आपसे ट्रायंगल का नाम पूछ लिया जाता है इस टाइप से बोल के, तो आप बता सकते हैं एक एक्सक्लूसिव ट्रायंगल बनेगा ये, जिसमें कि इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब एनसीएफ के अंदर ये तीनों चीज़ें इन्होंने बोली हैं। क्या क्या, इक्वालिटी मतलब सभी को इक्वल माना जाए, जैसे अभी हमने पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए, सभी को एक जैसा करिकुलम प्रोवाइड करना चाहिए, किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वालिटी, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जो सिलेबस है, जो टेक्स्ट बुक है, उनकी क्वालिटी बहुत रिफाइन होनी चाहिए, बच्चों को वही चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए, वही स्टफ देना चाहिए जो कि क्या हो, जो कि बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, कोई भी बेकार की चीज़ उन्हें नहीं पढ़ानी चाहिए। और क्वांटिटी पे भी बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चों को 20-20 बुक्स लगवा दी और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ऐसा क्या होगा, वो एक भी बुक की प्रॉपर नॉलेज नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए क्वांटिटी का भी प्रॉपर होना ज़रूरी है। इसलिए आप देखते होंगे कि एक लिमिटेड स्टफ रहता है, चाहे स्कूल कोई भी हो, चाहे स्टेट कोई भी हो, बच्चों को 5 से 6 बुक्स दी जाती हैं छोटी क्लासेस में, जिससे कि वो सभी बुक्स को आसानी से पढ़ सके। नेक्स्ट, एनसीएफ के अंदर ये दो तीन बातें और क्या बोली गई है लैंग्वेज को लेकर। इन्होंने बोला है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला बताया है, जिसमें कि 3 लैंग्वेजेस को पढ़ाया जाएगा। उन 3 लैंग्वेजेस की जो स्किल्स हैं उन पे फोकस किया जाएगा, उन्हें इम्प्रूव किया जाएगा। दूसरी बात बोली है, जो कम्युनिकेशन का मीडियम है, जो भी वार्तालाप करनी है उसका जो मीडियम है वो क्या होना चाहिए, बच्चों की होम लैंग्वेज होना चाहिए। ठीक है, जिसलिए आप देखते होंगे कि जब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे तो आपको समझ आता था, क्योंकि टीचर वही लैंग्वेज में पढ़ाता था जो आप अपने घरों में बोलते हैं, लैंग्वेज जो आपकी होम लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, होम लैंग्वेज होना चाहिए, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अब इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो दिया है उसमें देख लेते हैं वो 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट लैंग्वेजेस होनी चाहिए मदर टंग। फर्स्ट लैंग्वेज तो सब पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये तीनों लैंग्वेजेस जो है ये पढ़नी है, बच्चों को पढ़ानी है उनको, जिससे कि क्या हो सके, वो 3 भाषाओं में निपुण हो सके। तो सबसे पहली है मदर टंग। मदर टंग बच्चों को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में पढ़ानी है। नेक्स्ट है, जो भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं उनमें क्या करना है, सेकेंड लैंग्वेज जो होगी वो या तो कोई भी और मॉडर्न लैंग्वेज होगी या फिर वो इंग्लिश होगी। ठीक है, और जो नॉन हिंदी लैंग्वेजेस स्टेट है उनमें क्या होगा, या तो हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी। आपने जो यहाँ पे देखा ये फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, ये मदर टंग है। जो भी बच्चा अपनी मदर से बोलना सीखता है वो क्या होती है, मदर टंग होती है। जैसे कि हम लोग हिंदी बोलते हैं और सब स्टेट्स में अपनी अपनी भाषा होती है, तो ये क्या है, उन्हें फर्स्ट लैंग्वेज आनी चाहिए। सेकंड क्या होनी चाहिए, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, मॉडर्न लैंग्वेज जो हो, या फिर इंग्लिश। और दूसरा क्या होगी वो लैंग्वेज, हिंदी। अगर वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट नहीं है, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, तो हिंदी या इंग्लिश में से दूसरी लैंग्वेज कोई एक होगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी बचपन में देखते थे क्या पढ़ाते थे, एक तो हिंदी होता था सब्जेक्ट, एक इंग्लिश होता था, 2 तो लैंग्वेजेस होती थी, और तीसरा क्या होता था, तीसरी भी कोई ना कोई लैंग्वेज होती थी। जैसे कि संस्कृत दे दी जाती थी, और जो मुस्लिम एरियाज है वहाँ पे उर्दू दे दी जाती थी। तो ऐसे ही सब स्टेट्स का अलग अलग होता है, तो इसलिए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये। थर्ड लैंग्वेज क्या होगी, थर्ड लैंग्वेज होगी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए या तो इंग्लिश होगी या फिर कोई भी और मॉडर्न लैंग्वेज होगी। और वो मॉडर्न लैंग्वेज वो होनी चाहिए जो सेकंड लैंग्वेज के तरह नहीं पढ़ाई गई। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर फर्स्ट लैंग्वेज किसी की क्या है, फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है, तो सेकंड लैंग्वेज उसे दे दी गई इंग्लिश। ठीक है, तो थर्ड लैंग्वेज उसकी इंग्लिश नहीं हो सकती फिर से, क्योंकि वो उसने सेकंड लैंग्वेज में पढ़ ली है। तो वो लैंग्वेज होनी चाहिए जो उसने सेकंड लैंग्वेज में नहीं पढ़ी, जैसे कि उर्दू या संस्कृत कुछ भी हो सकती है वो, पर वो सेकंड में नहीं पढ़ाई गई हो। ठीक है, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं
उनमें क्या होगी, उनमें भी सेम ही होगा, जो ये यहाँ पे है सेम ही है। यहाँ पे या तो इंग्लिश होनी चाहिए या कोई भी और मॉडर्न लैंग्वेज होनी चाहिए, पर वो जो मॉडर्न लैंग्वेज है वो ना हो जो कि सेकंड लैंग्वेज एज अ सेकंड लैंग्वेज पढ़ाई गई है। ठीक है, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। अब आते हैं कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर। सब्जेक्ट्स के बारे में क्या बोला गया है, देखिए सब्जेक्ट सारे देख लीजिए, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, स्टडी ऑफ पीस, वर्क एंड एजुकेशन। सबसे पहले अगर एक मोटी मोटी बात समझे इसमें, तो इन सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले तो रोट मेथड नहीं होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। कोई भी सब्जेक्ट को बच्चा रटेगा नहीं, वो सब सब्जेक्ट्स को समझेगा। ठीक है, ये बेसिक बात है सभी सब्जेक्ट्स के लिए। बाकी जब आप इन सब्जेक्ट्स की पेडागोजी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। बट अगर हम इसमें मोटा मोटा देखते हैं तो रोट मेथड नहीं होना चाहिए। बच्चा हर सब्जेक्ट को पहले समझे। अगर मैथ्स है तो मैथ्स में बच्चे को सिर्फ सॉल्यूशन निकालने से मतलब नहीं होना चाहिए कि ठीक है उसने रट लिया फॉर्मूला, मतलब उसने फॉर्मूला रटा और उसने निकाल के दे दिया, जैसे कि उसके टीचर ने किया था, उसने वैसे देखा, उसको याद किया, उसने वैसे ही कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप होनी चाहिए, उसका रीजनिंग कितनी अच्छी होनी चाहिए कि वो चीज़ों को समझ पाए कि मैथ्स कैसे काम कर रहा है, कैसे क्या करना है इसमें। ठीक है, ऐसे कंप्यूटर के लिए, ऐसे साइंस के लिए, जो भी सब्जेक्ट्स की विशेषता है, जो भी इम्पोर्टेंस है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस पर वर्क करना है एक्चुअल में। जैसे कि साइंस में क्या होता है, साइंस में लॉजिक होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, हर बात लॉजिक पे डिपेंड होती है, लॉजिकल एबिलिटी होती है और क्रिएटिविटी होती है। तो बच्चे के अंदर भी साइंस सब्जेक्ट को लेकर यही चीज़ें आनी चाहिए कि वो लॉजिक लगा पाए चीज़ों पर, वो क्रिएटिविटी अपनी अप्लाई कर पाए। सोशल साइंस को लेके भी ऐसा ही, जो भी चीज़ें हैं उन्हें वो रियल लाइफ से कनेक्ट करें, उन्हें समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये सभी सब्जेक्ट्स में सेम बात है, रोट मेथड नहीं होगा। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, उनकी रीजनिंग को बढ़ाना है, वो उस चीज़ पे वर्क करें जो कि जिससे उन्हें क्या मिल रहा है, जिससे उन्हें समझ आ रही है चीज़ें कि किस टाइप से वो चीज़ बनी है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सोशल साइंस में क्या होता है, आप लोगों ने सबने पढ़ा है ग्रेविटी का क्या है, बच्चों को सिर्फ इतना नहीं पता होना चाहिए ठीक है ग्रेविटी है ये, ठीक है एक एप्पल नीचे से गिरा था, इस टाइप से नहीं। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटी एक्चुअल में होती क्या है, कैसे काम करती है, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। तो ये सारी चीज़ों से पता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग सोशल साइंस में देखते होंगे, बच्चों को कहते हैं कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा बुक्स में आता है छोटे बच्चों की, कि आज का अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व कीजिए, वहाँ पे देखिए कि कौन से आप लोगों को क्या चेंजेस मिल रहे हैं, क्या क्या। अगर आप पॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो पॉल्यूशन में भी आसपास की चीज़ें दिखाने को कहते हैं कि देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। मतलब वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर रहे हैं। बच्चों की जो थिंकिंग है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उसे वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम सीधे सीधे शब्द में देखते हैं, शब्दों में समझते हैं, तो एनसीएफ का जो मेन मोटिव है वो क्या है, बच्चों की रीजनिंग को बढ़ाना, बच्चों की समझ को डेवलप करना कि वो चीज़ों को खुद समझ पाए। रोट मेथड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, उन्हें बाहर की दुनिया से क्या करना है, कनेक्ट करना है। जितनी भी बुराइयां थी पहले एजुकेशन सिस्टम में, उनको हटाना था। जैसे कि बच्चों का बैग बहुत भारी होता था, या फिर बच्चों को पनिशमेंट दे दी जाती थी, वो सब उनको हटा के क्या करना था, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना था बच्चों के लिए। सभी टाइप के बच्चों को एजुकेशन देनी है। तो ये मेन बातें हैं और इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। जो CTET में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, या कोई भी UP TET में, CTET में, जहाँ भी आप देखते हैं, तो क्या होंगे, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और ये क्वेश्चन जब मैं आपको कराऊंगी, मैं आपको समझाऊंगी, बताऊंगी कि किस टाइप से उनका आंसर देना है। वैसे आपने अगर इतना अच्छे से पढ़ा है, इस वीडियो को अच्छे से देखा है, तो गारंटी है कि आपके 5+ मार्क्स पक्के हैं CTET एग्जाम में, क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जो पेडागोजी आती है वो 5-6 नंबर की तो आराम से आती ही आती है, और वो सभी इसी नॉलेज पे बेस्ड होते हैं। तो आप भी इसे सिर्फ रटिए मत, ये जो जितनी भी लाइंस है, जितने भी टॉपिक्स हैं, रटिए मत, समझिए कि एनसीएफ एक्चुअल में कहता क्या है। अगर आप समझेंगे तो वहाँ पे भी आप समझ के अच्छे से आंसर लगा पाएंगे, अदरवाइज आप वहाँ पे भी कंफ्यूज होंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी कनेक्टेड।